ठीक है, वो मार्कर दे देना पीछे से। चलो एक टॉपिक शुरू करेंगे, बजट। एक इंक डाल लेना। हेलो हेलो, क्या नाम आ रहा? निशांता रह गया। हेलो, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। थोड़ा सा कैमरे के बच्चे ऊपर कर लो ना, जिसमें ये दिख जाए। आता है तुमको? छोड़, मैं नीचे लिखूँ। बजट। क्वेश्चन है कि बजट कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है। बजट है कॉन्स्टिट्यूशन में? है कॉन्स्टिट्यूशन में बजट? तो लिखो बजट। वर्ड बजट शब्द इज नॉट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है। बजट वर्ड इज नॉट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है। बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है। इन प्लेस ऑफ बजट, बजट के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ बजट, बजट के स्थान पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड इज मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड इज मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। बताओगे क्यों बजट वर्ड नहीं? मैं करता हूँ। तो ये जो बजट की स्पेलिंग लिखी हुई है, क्या यही होनी चाहिए बजट की स्पेलिंग? होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन है यही, है ना। तो लिखो एक पॉइंट। बजट इज अ फ्रेंच वर्ड। बजट फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। बजट इज अ फ्रेंच वर्ड। बजट फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। बात कर लो क्या कह रहा है सचिन। होगा बजट इज अ फ्रेंच वर्ड। बजट फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इन फ्रेंच, अच्छा दमलीवाल है, कोई बात नहीं। फ्रांसीसी में लिखो, फ्रांसीसी में बजट मीन्स, बजट का अर्थ है लेदर बैग, चमड़े का थैला। ये सेंटेंस इस बार इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक देखती थी जो बजट आता था वो लेदर के बैग में आता था। इस बार रेड कलर के कपड़े में लेके आए, भाई खाता बोला इस बार। तो ये इम्पोर्टेंट है कि क्यों लेदर बैग में लेके आते थे। तो हम अर्थ है लेदर बैग, चमड़े का थैला। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये वर्ड यूज नहीं किया।
ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो जगह पे है, आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202। 112 is a budget of central government और 202 is a budget of state government। टेबल लिख डालो। तो ये क्वेश्चन आता है कि संविधान में बजट को किस नाम से जाना गया है। तो हमने बजट को संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर है। अगला, फर्स्ट बजट इन इंडिया, भारत का पहला बजट, फर्स्ट बजट इन इंडिया, भारत का पहला बजट रिप्रेजेंटेड इन 1860, 1860 में प्रस्तुत किया गया। 1860, 1860 में प्रस्तुत किया गया। और 60 में प्रस्तुत किया गया बाई जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन के द्वारा, बाई जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन के द्वारा। लेकिन ये बजट आज़ादी से पहले है नहीं, तो आज़ादी के बाद पहला बजट, लेकिन फर्स्ट बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस। फर्स्ट बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। रिप्रेजेंटेड ऑन 26 नवंबर 1947। सर क्लास आ नहीं रही, लोडिंग वीडियो दिखा करके, और बाकी किसी, हाँ मैंने मोबाइल में अपने ऐप पे चला के देखा, तो आप एक बार ऐप पे चला के देखिए। और मुझे लग रहा है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स वाले में ही ऐड हुआ है, बाकी किसी प्लान में हुआ भी नहीं, बाकी में शो ही नहीं कर रहा है। तो एक बार देख लीजिए, ना हो तो बताइएगा, मैं पढ़ाऊँगा नहीं फिर। हाँ हाँ, तो पैच सब में करना था। चलिए कोई नहीं, पहले इसको एक्टिवेट करिए, और हो जाए तो जीएस स्पेशल वाले में जो जो था उसमें सब में डालना है। 26 नवंबर 1947 बाई आर के षडमुखम चेट्टी, आर के षडमुखम चेट्टी के द्वारा। हेलो, नमस्कार जी। सर बोल रहे थे कि थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत है, मतलब गाड़ी वाड़ी नहीं है और वो है भी तो खराब है, और अभी 5-6 बच्चा तो हम सेंटर ले नहीं जा पाए गाड़ी के कारण। क्यों? इको है, हमारी कार है, ले जाओ। मतलब कार सीखना पड़ेगा बस सर, मतलब पूरा बढ़िया से एक्सपर्ट होना पड़ेगा। बोलो देवेंद्र को लेके जाएंगे। क्या सर? ठीक है, हम कर लेंगे सर, इको रहेगा तो ठीक है। पवन सर को बुला लो। ठीक है सर, अभी तो वही हुआ, तो सर मजीदाबाद से एक ही बार 5-7 बच्चा को भरेंगे, लेकर आ जाएंगे। ठीक। फर्स्ट रिपब्लिक बजट, पहला गणतंत्र बजट। कोई कमेंट आ रहा है बच्चों का? सर एम्प्लॉयमेंट टॉपिक रह गया था, उस दिन वीडियो अपलोड नहीं हुई। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट पढ़ा रहे थे हम। फिर अगला सर अनएम्प्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया, बस रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को एक रीजन बताया
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, मैं भूल ही गया था, एक बार ये लिख लो फिर उसी को शुरू करते हैं। फर्स्ट रिपब्लिक बजट 28 फरवरी 1950 बाई जॉन मथाई, है ना। पहला पूछा जाए रिपब्लिक और दूसरा, सॉरी पहला डेमोक्रेटिक और दूसरा रिपब्लिक। क्या अंतर होता है लोकतंत्र और गणतंत्र में? लोकतंत्र लोगों का शासन, गणतंत्र एक संविधान के अनुरूप जो कार्य होता है ना कंट्री में कि सबको इसके अकॉर्डिंग, वो गणतंत्र है। चलो ठीक। एक वर्ड होता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, और एक वर्ड है रिपब्लिक, गणतंत्र। क्या कोई डाउट है, क्वेरीज है? 15 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे? 15 अगस्त को झंडा कौन फहराता है, मोदी जी मतलब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? 15 अगस्त को अभी झंडा किसने फहराया था 15 अगस्त को, प्रधानमंत्री ने या राष्ट्रपति ने? प्रधानमंत्री ने फहराया था। 26 जनवरी कौन फहराता है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कौन है? नहीं होते क्या है? आर्टिकल 52 द फर्स्ट इंडिया का पहला राष्ट्र के मुखिया। राष्ट्रपति। तो रिपब्लिक का मतलब है when head of nation is elected, जब राष्ट्र के मुखिया का चुनाव होता हो तो इसको हम कहते हैं रिपब्लिक। और इसका एग्जाम्पल है कौन, प्रेसिडेंट। क्लियर है? when elected गवर्नमेंट इज नोन एज डेमोक्रेसी, निर्वाचित सरकार। मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट इलेक्ट होती हो, सरकार का मुखिया निर्वाचित होता हो, तो इसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। किसका है? बोल दो फोन उठा के कि सर वो है नहीं, वो परेशान हो रहे। कोई बात। क्लियर है? तो सरकार का मुखिया चुना जाए तो उसको कहेंगे डेमोक्रेसी, और देश का मुखिया चुना जाए तो उसको कहेंगे गणतंत्र, रिपब्लिक। हेलो, अच्छा सर, हाँ GS में भी ऐड कर दीजिए, फिर उन्हीं बच्चों को कॉल आ रहा होगा। हाँ GS स्पेशल या दिल्ली से जो से उस समय कॉपी करे थे ना, उस तरीके से कर दीजिए। ठीक। क्लियर है? तो अभी तीन चार पेज छोड़ दो, ये एक बड़ा चैप्टर है। फिर वापस हम चलते हैं किसमें, अनएम्प्लॉयमेंट में। हाँ बच्चे, देश का मुखिया कौन, राष्ट्रपति। सरकार का मुखिया कौन, क्या अंतर है दोनों में? एक में सरकार की बात हो रही है, एक में पूरे नेशन की बात हो रही है। हो सकता है कि देश का मुखिया चुना जाता हो लेकिन सरकार का मुखिया पैतृक चला आ रहा हो सकता है सरकार का मुखिया चुना जा रहा हो लेकिन ये पैतृक चला आ रहा हो। जैसे ब्रिटेन एग्जाम्पल है, वहाँ के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं लेकिन देश का मुखिया वहाँ की महारानी है, नहीं महारानी के नाम से वो सारा का सारा काम कर रहे होते। तो हमने कहा जब सरकार का मुखिया भी चुना जाता हो और देश का मुखिया भी चुना जाता हो, तो हमारे वहाँ दोनों है, इसलिए हमारे पास गणतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है। किसी किसी देश में हो सकता है सिर्फ यही हो, ये हो ही ना, जैसे अमेरिका में नहीं, वहाँ ऐसा कोई है ही नहीं, सिर्फ सरकार की बात चल रही।
तो ये सब पॉलिटी में सर पढ़ा देंगे, नहीं तो मैं और डिटेल बता दूंगा। अभी बस एक बेसिक सा पढ़ा दिया कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति क्यों झंडा फहराते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को हमने ब्रिटेन से सारे प्रकार के संबंध समाप्त कर दिए थे और देश के राष्ट्रपति को देश का मुखिया घोषित कर दिया गया। तो इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हम लोकतंत्र दिवस या डेमोक्रेसी या गणतंत्र मतलब सरकार का दिवस मना रहे होते। तो यही एग्जाम में पूछता है कि हु इज हेड ऑफ नेशन, देश का मुखिया कौन, तो आप कहते हैं राष्ट्रपति। हु इज़ रियल हेड ऑफ कंट्री या हु इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो आप कहते हैं प्रधानमंत्री। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं, जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो डिटेल बताएंगे। अभी वापस आ जाओ, मुझे तो याद ही नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट बीच में छोड़ दिया था। बेरोजगारी और इसका रीज़न हमने एक बताया था, क्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या। ये एग्जाम के लिए करना है। दूसरा क्या है तो लिख लो, सेकेंड रीजन अनप्रोडक्टिव एजुकेशन, अनुत्पादक शिक्षा। तीसरा क्या है, लो इन्वेस्टमेंट, कम निवेश का होना। तो देश निवेश ही कम कर रहा है, जिसकी वजह से जॉब जनरेट हो ही नहीं रहा है। नहीं, चलो ये तो बता दिया था लास्ट क्लास में। अब हमने बात करनी थी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर, बेरोजगारी के प्रकार पर। बेरोजगारी का प्रकार, इसमें कौन सा टाइप था पहले सबसे, मौसमी बेरोजगारी। चलो सीखते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट को हम ऐसे बांट सकते हैं, रूरल, ग्रामीण, अर्बन, शहरी। रूरल को हम दो जगह से बांट सकते हैं, सीजनल, मौसमी, डिस्गाइज्ड, प्रच्छन्न, एजुकेशनल, शैक्षिक और सीजनल, मौसमी। इतने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग जान रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, फोन आया था आप लोगों का। मैं ये कह रहा था कि बोर्ड तो बढ़ गया, लेकिन ये बोर्ड थोड़ा आता, ये जो टीन निकली हुई है ना आगे लोहे की, ये भी कटवानी पड़ेगी तुम्हें, और ऊपर की तरफ से एंगल वेल्ड हो गया। चलो बाद में बात करें, मैं क्लास में। ठीक है सर।
इंग्लिश की क्लास बना लो भाई, और फ़ोन अपने पास रखा करो। कितने 20 से अधिक कॉल है। इसमें सीजनल समझ रहे होंगे। गांव में किसान कुछ टाइम खेतों में काम करता है और कुछ टाइम अनएम्प्लॉयड होता है। यदि वो चाहता तो कुछ टाइम खेती भी कर सकता था, उस कुछ टाइम पशुपालन भी कर सकता था, तो ये मौसमी बेरोजगारी नहीं होती। नहीं, शहरों में क्या है, यदि कोई एसी बनाने का बिजनेस करता है तो ठंडी में, ये एसी बनाने का काम करता है, ठंडी में क्या रहेगा, बेरोजगार रहेगा। गर्मी में यदि आइसक्रीम बेचता है तो ठंडी में क्या बेच रहा होता है, अंडे बेच रहा होता है। अदरवाइज वो मौसमी बेरोजगारी का उदाहरण हो जाए। एजुकेशनल हम और आप बेहतर समझते हैं, नहीं, बीटेक एमटेक बीएससी एमएससी करके हम रेलवे ग्रुप डी का भी फॉर्म भर रहे हैं, एमटीएस के फॉर्म भर रहे हैं, ये एजुकेशनल का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी, यहाँ बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी, हमें बात करनी है किस पे, डिस्गाइज्ड पर। तो लिखो हेडिंग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या ये चैप्टर अभी फर्स्ट टाइम डिसीजन है, ये चैप्टर तो फर्स्ट टाइम डिसीजन जो रहे हैं हो रहे हैं। लिख दे कमेंट, समझ नहीं आया क्या पूछ रहे हैं, नाम लिख। हाँ, डिस्गाइज्ड क्या है, तो हमने कहा छिपी हुई बेरोजगारी। मान लो खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन आ रहा है 5 टन। अब खेत में 4 लोग भी काम करने लगे तभी प्रोडक्शन उतना ही आ रहा है, तो 5वें व्यक्ति का उत्पादन में सहयोग कितना है, 0। यानी जितने लोगों की ज़रूरतों से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो एम्प्लॉयमेंट में दिख रहे हैं एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट में है नहीं। तो लिखो एक पॉइंट, वेयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेट इज 0, जहां सीमांत उत्पादकता 0 हो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेट इज 0, सीमांत उत्पादकता 0 हो। मीन्स अर्थात एडिशनल पर्सन हैव नो रिटर्न, अर्थात अतिरिक्त व्यक्ति का कोई सहयोग नहीं है। एडिशनल पर्सन हैव नो रिटर्न्स, अतिरिक्त व्यक्ति का कोई सहयोग नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि इस वाले सिस्टम में सभी लोग इम्पोर्टेंट दिखते हैं, है ना, काम कौन करे कौन नहीं करे पता नहीं चल पाता है। जैसे मान लो एक पापा थे, पापा के पास एक खेत था, पापा अकेले काम कर लेते थे, फिर पापा के 2 बेटे हुए, दोनों उसी में काम कर रहे हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, 256, है ना, ये वाला जो प्रॉब्लम है। तो ये कहाँ पाया जाएगा बच्चों, तो लिखो इट इज़ अ फीचर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यह असंगठित क्षेत्र की विशेषता है। फीचर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र की विशेषता है। सेक्टर, और देश में लगभग मोर देन 95% लोग कहाँ काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो भारत में सबसे अधिक कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, डिस्गाइज्ड। तो लिखो इट इज़ अ फीचर ऑफ बैकवर्ड कंट्री, या पिछड़े देशों की विशेषता है। इट इज़ अ फीचर ऑफ बैकवर्ड कंट्रीज, पिछड़े देशों की विशेषता है। फीचर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ये पिछड़ा देश क्या होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है जहाँ लेबर लॉ काम नहीं करेगा, यानी जब चाहिए हटा दीजिए, जब चाहिए छोड़ दीजिए। तो लिखो
इट इज़ अ मेन टाइप ऑफ इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट, भारतीय बेरोजगारी का मुख्य प्रकार। यही काम का क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की पाई जाती है। मेन टाइप ऑफ इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट, भारतीय बेरोजगारी का मुख्य प्रकार। मेन टाइप ऑफ इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट, भारतीय बेरोजगारी का मुख्य प्रकार। क्लियर है? तो भारत में सबसे अधिक कौन सी बेरोजगारी, मार्जिनल। कई बार मार्जिनल डेफिनेशन और कई बार ये मार्जिनल भारत में कौन से पाई जाती है, दोनों बता दिया, मीनिंग बता दिया। अब ये एक्चुअल में एक टाइप और हमने लिखवाया है, ध्यान से देखो इसमें, तो एक लिखवाया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। नहीं, तो ये हमने जो डिवीज़न किया था एक्चुअल में संरचनात्मक बेरोजगारी का ही किया था। जहाँ बेरोजगारी लिखे तो उसके आगे स्ट्रक्चरल लिख दीजिए, संरचनात्मक बेरोजगारी। लिख लीजिए, इट इज़ अ फीचर ऑफ संरचनात्मक बेरोजगारी। हाँ, इट इज़ अ फीचर ऑफ बैकवर्ड कंट्रीज, ये पिछड़े देशों में पाया जाता है, पिछड़े देशों में पाया जाता है। इसका मुख्य कारण, अच्छा ये बताओ, ये लोग क्यों कुछ टाइम खेती नहीं कर ले रहे हैं? जैसे इसके पास खेती करता है तो पशुपालन भी कर लेना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा है? ये निकम्मा है, नकारा है, या पैसा नहीं है, क्या वजह हो सकता है? पैसा नहीं तो ये कुछ टाइम खेती करता, साथ में पशुपालन भी कर लेता। ये एजुकेशनल क्यों अनएम्प्लॉयड है? आप ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट होने के बाद आपके पास दो ऑप्शन बचेगा, तो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करिए या तो अपना खुद का बिजनेस करिए। तो प्राइवेट कंपनी में नौकरी के सभी लोग तो करेंगे नहीं, कुछ लोग खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। क्यों नहीं करते हैं खुद का बिजनेस? पैसा नहीं। तो लिखो एक पॉइंट, ड्यू टू लो इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, इसका कारण अर्थव्यवस्था में निवेश का कम होना है। ड्यू टू लो इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में कम निवेश का होना है। ड्यू टू लो इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में कम निवेश का होना है। क्लियर? इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट इज, भारतीय बेरोजगारी भारतीय बेरोजगारी इज द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। भारतीय बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी है। इतनी तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है देश के पास, ताकि जॉब जनरेट कर पाए। तो दो क्वेश्चन हुआ, भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी कौन सी पाई जाती है? डिसगाइज। भारत के बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है? स्ट्रक्चरल। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगला टाइप कौन सा है जो हमने लिखवाया था उसमें? चलो अगला लिखो, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। लिखो, इट इज अ टाइप ऑफ
स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यह संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रकार है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रकार। 8-15 में इंग्लिश का बना दो, नहीं कम कर दो उसको, 8-15 कर दो। मैंने ही बोला था उनको तो इसलिए उन्होंने किया था। क्या होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों? सॉरी, हाँ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। हम काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन हमको कोई काम देने के लिए तैयार नहीं। हम काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन जिस रेट पर हम काम करना चाह रहे हैं, मार्केट का जो रेट है उस रेट पे भी हमें लोग कोई काम नहीं दे रहे। जैसे जगह जगह ग्राउंड पे मार्केट में देखते होगे लेबर खड़े रहते हैं सुबह के लिए, चलो हमें काम पे ले लो, लेकिन लोग काम पे नहीं ले जा रहे होते। तो लिखो इट इज़ अनवांटेड अनएम्प्लॉयमेंट, या बगैर इच्छा के बेरोजगारी है। अनवांटेड अनएम्प्लॉयमेंट, भारत भी लगभग इसी बेरोजगारी को महसूस कर रहा है कि हम दिए गए रेट पे काम करना चाह रहे हैं लेकिन हमें कोई उस रेट पे भी काम देने के लिए तैयार नहीं है। उसका कई रीज़न है। अब लेबर खड़ा है, मार्केट रेट पे भी उसको काम नहीं मिल रहा है तो लोगों के पास उतना काम है ही नहीं, स्ट्रक्चरल है। पॉपुलेशन, हाँ वही जो पढ़े थे, पॉपुलेशन है, मेरे पास पैसा नहीं है कि उतने लोगों को हायर कर पाऊँ एज ए देश। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि ये इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का जो कारण होगा है, सारा कारण इस पर काम करेगा। जैसे मेड से घर में नौकर रहा है तो मतलब उसी रेट पे पर हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ, और सभी जैसे लेबर हम चाह रहे हैं काम पे रखना, लेकिन काम करने वाले ज़्यादा हैं, 100 हैं, अब मुझे 2 लोग की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिक बाकी लोग को काम नहीं मिलेगा। तो यही है अनवांटेड कि वी वांट टू वर्क बट नो वर्क, देयर इज़ नो वर्क। या कोई हम काम करना चाहते हैं लेकिन सरकार के पास, लोगों के पास कोई काम नहीं। अगला लिखो, अगला कौन सा टाइप है? चक्रीय बेरोजगारी। एक बार इसकी बोर्ड की सेटिंग ठीक करो, तो अब मुझे बोर्ड बड़ा चाहिए, पूरा ऊपर तक आना चाहिए, यहाँ से ठीक करो। साइक्लिकल लिखो, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ अ फीचर ऑफ डेवलप्ड कंट्री, या विकसित देश की विशेषता है। फीचर ऑफ डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश की विशेषता है। ड्यू टू, इसका मुख्य कारण ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, तकनीक में तकनीक में परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी। ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, तकनीक में परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी। हम काम करना चाह रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के कारण अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया है ना। जैसे बहुत समय पहले लोग पीसीओ चलाते थे, अब कोई पीसीओ मिल रहा है नहीं, लोगों ने मोबाइल यूज करना शुरू कर दिए। तो ऐसे किसी कारण से जो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? साइक्लिकल या चक्रीय बेरोजगारी। चलो अगला लिखो, एक पॉइंट और लिख लो। जनरली, सामान्यतः, इट इज़ अ टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, यह अस्थायी बेरोजगारी है। टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट अस्थायी बेरोजगारी है। यदि आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से मूव कर जाएंगे, ढल जाएंगे, तो आपकी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं मूव कर पाएंगे तो आपकी बेरोजगारी बनी रहेगी। अगला लिखो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। फ्रिक्शनल, घर्षणात्मक बेरोजगारी।
इट इज़ ऑल्सो अ टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, यह भी एक अस्थायी बेरोजगारी है। टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट अस्थायी बेरोजगारी है। इसका कारण ड्यू टू चेंज इन डिमांड स्ट्रक्चर, मांग की संरचना में, ड्यू टू चेंज इन डिमांड स्ट्रक्चर, मांग की संरचना में परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी। ड्यू टू चेंज इन डिमांड स्ट्रक्चर, मान लो किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड हो रही थी, अब उसकी डिमांड कम हो गई तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इट इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ डेवलप्ड कंट्री, यह भी विकसित देशों में ही पाया जाता है। फीचर ऑफ डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश में पाया जाता है। नहीं इंडिया डेवलपिंग। आगे चल के कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी वैल्यू 0 to 1 होती है। यदि किसी देश की वैल्यू 0 to 49 तक आएगी तो वैसे देश को डेवलपिंग कहेंगे, सॉरी अंडर डेवलप कह लो। फाइव to 0.79 डेवलपिंग और डेवलप्ड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये तैयार करता है एक संस्था है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। SDI तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक पर कैपिटा इनकम, उस देश के लोगों की औसतन आय कितनी है, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कितनी है, और एवरेज लाइफ, उस देश के लोगों की औसत जीवन काल कितना है। जिस देश में तीनों चीज़ अच्छी मानी जाती है, ज़्यादा होगी उसका SDI वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अभी इसी 3 के आधार पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये SDI जारी करने वाली संस्था है। अगला टाइप कौन सा है बच्चे? खत्म है ना? चलो वापस आ जाओ बजट पे। बजट में कहाँ तक लिखे थे? अच्छा, अब आओ मैक्सिमम टाइम बजट रिप्रेजेंटेड बाय, सर्वाधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? कांग्रेस नहीं, व्यक्ति का नाम बताओ। सबसे अधिक बार बजट जो प्रस्तुत किया है वो क्या है? मोरारजी देसाई ने। टेन टाइम्स, 10 बार। अब आता है बजट कहाँ आता है? लोकसभा में, राज्यसभा में? नहीं, लेकिन बजट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन लोकसभा। बजट को सदैव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
सदर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। एट 11 AM, प्रातः 11 बजे। पार्लियामेंट 11 से 5 चलती है, तो 11 बजे आते ही पहला काम करते हैं, बजट प्रस्तुत करते हैं। एट 11 AM ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, फरवरी के पहले कार्य दिवस को, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, फरवरी के पहले कार्य दिवस को। एक बार बजट, अच्छा मोरारजी देसाई के बारे में कुछ जानते हैं? मोरारजी देसाई के बारे में नहीं, तो ये पहले नॉन कांग्रेसी पीएम हैं जिन्होंने जनता पार्टी की सरकार बनाई थी 1977 में। नहीं, ये देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं और ये देश के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो 4 साल में अपना बर्थडे मनाते थे। क्योंकि इनका बर्थडे कब था? 29 फरवरी। और ये देश के एकमात्र फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने बर्थडे पर 2 बार बजट प्रस्तुत किया है। पहले बजट लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था। 2017-18 का जो बजट है उसमें हमने फर्स्ट वर्किंग डे को शुरू कर दिया प्रस्तुत करना। सर आपने बताया सबसे ज़्यादा एज होता है, सबसे ज़्यादा एज के मोस्ट सीनियर। जो निर्मला सीतारमण फर्स्ट वुमेन वो है बजट पेश करने वाली इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एज अ वुमेन, इंदिरा, और ये एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। ये बना लो साथ के साथ, पूरी कॉपी लगेगी बड़ी सी। बनाया हुआ रहता है।
बना दिए। इसके नीचे भी लिखो ना प्लान कौन सा। अब ये बजट का एक पार्ट है, अभी एक पार्ट और हुई उधर। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन है ढेर सारे। छोटे मोटे तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यूपीएससी में लगभग एक क्वेश्चन हर बार यहाँ से। पीसीएस हो गया, इस तरीके से यूपीएससी जितने चार्ट से ही बना दिए पक्का। पिंकी नहीं है क्या तुम्हारे कैंपस में भी? पिंकी भी हाँ वो है ना। तो आज तो आई नहीं थी शायद। हाँ आज नहीं आई वो वहीं पे पढ़ रही है। क्यों? उसकी तबीयत खराब है। मामा खाना ठीक बना रहा है या उसका ठीक था? पता नहीं, मेरे को नहीं पता खाने के बारे में। दोनों ठीक हैं? हमने तो ही नहीं देखा है। अच्छा हो गया। हो गया। तो नाराज ही रहते हैं पर नाराज ही रहते हैं ना। ऐसा कुछ बोल देते हैं ना, अब पता नहीं किस बात के गुस्सा रहते हैं। समझ में नहीं आता, गुस्सा करके आ लेते हैं हमारे तो क्या हुआ भी जाने। ऐसा वजह से पैसे दे के काम कर रहे हैं ना। हाँ ये बेसिकली लेबर क्लास है। लेबर क्लास में क्या है कि कोई ना कोई मालिक होना चाहिए, तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो ये समझ ही नहीं पा रहे किसको हाँ सर कहना है, गुस्से में रह रहे हैं। कैपिटल रिसीविंग, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति में है लोन, ऋण, पब्लिक अकाउंट फंड, लोक लेखा कोष, और डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम इधर लिख देंगे, आप लोग उधर ही लिखिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, प्लांट एक्सपेंडिचर, योजनागत व्यय,
नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, गैर योजनागत व्यय, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, प्लान ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्लान ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। नॉन प्लान में डिफेंस, रक्षा, रिटर्न ऑफ लोन, ऋण की वापसी, ऐसे लगभग 250 पॉइंट होते हैं बजट में, जो अलग अलग मुद्दों को 276 होते हैं जी, 276 के अराउंड, जो अलग अलग मुद्दों को समाहित किए होते हैं। टैक्स का, गवर्नमेंट स्कीम्स का, डिफेंस पे, बजट सब्सिडी पे, एक एक करके फाइनेंस मिनिस्टर इन सब पे अपने अपने विचार देते हैं कि हमने इस बार इतना प्रपोजल दिया, इतना खर्चा किया, ये स्कीम ला रहे हैं, ऐसे करके काम होता है। बना लिए? अब क्या ये रटने की ज़रूरत है? तो जवाब है कि नहीं। कौन सा कहाँ है, कैसे, इसको एक तरीके से सीखते हैं। तो एक छोटा सा टेबल बनाओ, एक तरफ लिखो रेवेन्यू बजट और दूसरी तरफ लिखो कैपिटल बजट। 2 4 4 5 5 पॉइंट लिखना है। राजस्व बजट और पूंजीगत बजट थोड़ा सा टिपिकल है चैप्टर। सर लाइव नहीं आ रहा। लाइव नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट करके देखो, अब आ रहा है? सर डिसेबल हो गया। फ्लैश हो गया। सर डिसेबल हो गया। डिसेबल हो गया? चलो चार्ट बन ही गया है, तो इसको इंड कर दो। इंड का ऑप्शन आ रहा हो तो क्लास का एंड का पॉइंट नहीं आ रहा है। सिर्फ ब्लैक आ गया, कुछ भी नहीं आ कंप्यूटर भी ब्लैक हो गया है। हाँ जी। रहा। सिर्फ वो ये जो कैमरे वाला है ना, यहाँ पे ब्लैक हो गया। चैट्स तो दिख रही है। अच्छा